हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 11 जून 2026। अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट कर रहा है। द फर्स्ट न्यूज़ इज जीएसटी अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्टेड इन बोमडिला। तो ये जो प्रोग्राम है ये अरुणाचल का बहुत सा डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है। उसमें से ये न्यूज़पेपर आर्टिकल में बेसिकली बोमडिला को स्पेसिफिकली बताया जा रहा है। ठीक है। सो जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है, इसका 2 डे इंटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम ये आपका बोमडिला में रखा है, विच कम्स अंडर द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। सो हियर द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द सेंट्रल जीएसटी एज वेल एज स्टेट जीएसटी का जो कंसेप्ट होता है, ये जितना भी आपका जो बिजनेसमैन है, जितना भी आपका जो पीपल जो कॉमर्शियल स्टेटस में रहता है, तो वो लोग को जीएसटी के बारे में किस तरह से आपका जो टैक्सेस होता है ना? एंड उसके बाद आपका टैक्स डिडक्शन सोर्सेस क्या हो सकता है, कलेक्टेड सोर्स क्या हो सकता है, इंपोर्ट टैक्स क्रेडिट क्या होता है और फंडामेंटली जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रूल क्या है, इसके बारे में बताया है। सो इन कंटेक्स्ट टू दैट रिमेंबर ये अदर डिस्ट्रिक्ट जैसे सेपा है उसमें भी किया गया है। ओके। तो बेसिकली इसमें लोकल ट्रेडर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड इवन ऑफिसर्स दे हैड एन इंटरैक्टिव प्रोग्राम सेशन जिसमें वो लोग को इसके बारे में डिटेल्स में बताया है। नाउ एग्जाम में जो है, ठीक है, एग्जाम में स्पेशली जीएसटी से क्या-क्या टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, हम उसको सिर्फ चेक करेंगे। ठीक है। रिमेंबर जीएसटी सबसे पहले 1 जुलाई 2017 में आया है और आके जो फर्स्ट इंडियन स्टेट जो जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया है वो आपका असम है। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में एपीएसएस भी हो, एपीएसएस भी हो, उसमें आपको स्टोरी पूछ सकता है। पहले आपको इसका फॉर्मेशन का डेट पूछेगा और स्टेट के बारे में पूछ सकता है। ठीक है? तो एज़ ऑफ नाउ हमारा जो ईयर 2026 में जीएसटी 2.0 स्टार्ट हो चुका है, तो उसके बारे में भी आपको डिफरेंट टैक्स स्लैब जो है, किस-किस टाइप का है, वो फिर यूपीएससी सिविल सर्विस बहुत डिटेल से आपको पूछता है। ओके? सो इसका जो स्टोरी है जीएसटी का, वो स्टोरी को हम थोड़ा देखेगा फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट। सबसे पहले इसका जो कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल स्टेज जो था वो 2000 में स्टार्ट होता है और इसको उस समय का जो प्राइम मिनिस्टर है अटल बिहारी वाजपेयी ऑफिशियली इनिशिएट करता है। वो चाहता है कि नेशनल वाइड में एक कॉमन गुड्स एंड सर्विस का टैक्सेशन हो ना, इसलिए वो करने के लिए कोशिश किया है क्योंकि एवरी स्टेट में जब आप सामान लेके एंटर करता है, हर एक स्टेट का अलग अलग टैक्स होता है, जिसकी वजह से जो सामान जो स्टेट में पहुंच रहा है वहां पहुंचते उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस लग जाता है और प्राइस जो बढ़ जाता है, तो इससे बिजनेस एज वेल एज जो कंज्यूमर्स है वो लोग के लिए तकलीफ होता है। तो उसी डीमेरिट्स को निकालने के लिए जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट में इसका सजेशंस रखता है। उसके बाद आफ्टर दैट 2004 में इसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। विजय कलकार दास जो कम्युनिटी है उसके अंदर में नेशनल लेवल में जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है उसको किस तरह से इंडिया को मतलब किस तरह से इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करें। फिर उसके बाद 2006 और 10 में इसका फर्स्ट टारगेट यानी कि बजट का जो यूनियन मिनिस्टर है पी चिदम्बरम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टार्ट करता है। हाउएवर पॉलिटिकल डेडलॉक एंड स्टेट का डिस्प्यूट की वजह से ये डिले हो जाता है। उसके बाद 2011 टू 14 में इसमें अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 115 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर में 2011 में इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन ये लैप्स हो जाता है लोकसभा का डिसोल्यूशन की वजह से। फिर 15 और 16 में इसको 122 अमेंडमेंट बिल के अंदर में इंट्रोड्यूस करता है बोथ द हाउस में। फिर उसके बाद दोनों ही हाउस में इसको पास किया जाता है एंड उसके बाद प्रेसिडेंट इसको ऑफिशियली असेंट देता है। उसके बाद ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 101 अमेंडमेंट एक्ट है ना, 101 अमेंडमेंट लॉ के अंदर में ये आ जाता है। ठीक है। तो इसको आपको याद करना है, इसको भी कब आया है और कौन सा अमेंडमेंट में आया है उसको आपको याद करना होगा। ओके। सो ये 21 जुलाई 2017 से लॉन्च हो गया है। तो इसमें बहुत सा टैक्स का जो स्लैब डाला है, ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स का कैटेगरीज डाला है। जैसे ओल्डर में 5 टैक्स, 5%, 12%, 18, 28 एंड सीस यानी कि 0% में ज्यादातर, जिसमें आपका पेट्रोलियम लोग आता था एंड टबाको आता था। सो अभी क्लियरली वी कैन सी कि एज ऑफ नाउ हमारा जो टैक्सेशन है वो न्यू स्लैब है ना, न्यू यानी कि 2.0 का अंदर में आ गया है। तो इसमें
4 क्लियर स्लैब में है, 0% तो है 5, 18 एंड 40% हो गया है। 0% में कौन-कौन रहता है? जो जितना भी हाउस होल्ड होता है, जैसे डायरी, मिल्क, है ना? हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल का लाइफ इंश्योरेंस एंड वेरियस लाइफ सेविंग मेडिसिन जैसे कैंसर रिलेटेड मेडिसिन, वो सब ज़ीरो टैक्सेशन के अंदर में आ गया है। तो ये जो सिविल सर्विस जब हम पढ़ते हैं तो उसका प्रीलिम्स में ना ये सब क्वेश्चंस को पूछा जाता है, ये वाला कौन-सा सेक्शन में, ठीक है? 5% में आपका डेली ग्रोसरीज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंड मेडिकल का जो हार्डवेयर्स होता है, जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई एक्स-रे मशीन हो गया, वो सब आ जाएगा। उसके बाद 18% में ज़्यादातर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर बाइक्स, कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स जैसे कि ट्रक, बस, ये सब आ जाता है। और 40% में जितना भी हाई एंड लग्ज़री आइटम्स होता है और सिन गुड्स मतलब ऐसे चीज़ जिससे आपको हानिकारक होता है फिर भी आप पसंद करते हैं, जैसे पान मसाला हो गया, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, वो सब 40% टैक्सेशन में आ गया, इसीलिए ये लोग का दाम बढ़ गया है। ठीक है? उसके बाद इंडिया यूएस एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ मोदी ट्रम्प मीटिंग ऑन मार्जिन्स ऑफ G7 समिट इन फ्रांस। सो इतना याद रखो एग्जाम के लिए, G7 का जो समिट हो रहा है वो अभी 2026 का फ्रांस में हो रहा है। ये आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा एपीएसएसबी के लिए। उसके बाद एपीसीएस लुक के लिए आपको फिर कैसे पढ़ना है कि ये जो टूर है जिसमें आपका हमारा प्राइम मिनिस्टर गया है, ये कौन-कौन सा जगह को वो क्रॉस करते गया है, कौन-कौन सा जगह में वो गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? जैसे कि 14 जुलाई को वो नाइस में जा रहा है मैक्रोन के साथ, प्रेसिडेंट, फ्रेंच प्रेसिडेंट। उसके बाद 16 तक वो स्लोवाकिया वहाँ पे वो विजिट कर रहा है, ठीक है? तो कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे होता है कि इनमें से किस में नहीं गया, है ना? एवियन में जा रहा है, होगा यहाँ पे हम मार्क करते जाएगा। एवियन, ओके। उसके बाद वो फिर पेरिस में जाएगा, पेरिस से वो आपका वेवा टेक समिट, यूरोप का सबसे लार्जेस्ट स्टार्टअप समिट जो हो रहा है वो भी यूरोप का, ठीक है? तो वहां में भी वो जा रहा है। एंड उसके बाद वो जाके इंडिया और यूएस का जो डिप्लोमेटिक है, स्पेशली जो कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द बॉर्डर एरियाज पाकिस्तान के साथ, उसको भी वो लोग डिस्कस करने वाला है, ठीक है? डन। तो इंडिया का ये जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, उसको व्हाइट हाउस बेसिकली इंडिया को ऐसे कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी बोल के वो लोग मार्क कर रहा है। इंडिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड बायलैटरल सोर्सेस मान रहा है, ठीक है? तो इसीलिए G7 का जो समिट है वो फ्रांस में, वो तो आप समझ गया है ना। उसके अलावा मेंस में और क्या क्या चाहिए? मेंस में पहली बार यू कैन सी एक मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारा इंडिया कर रहा है, जिसमें वो फ्रांस के साथ, जो कि एक वेस्टर्न एलाई है, उसके बाद स्लोवेकिया जो एक सेंट्रल यूरोपियन नेशन है, यूएस एंड G7 ब्लॉक के साथ एक मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसीज वो कर रहा है फॉर द नेशन इंटरेस्ट। उसके बाद इंडो पैसिफिक का कंटेंट में यूएस ऑलरेडी इंडिया को एक इम्पोर्टेंट कॉर्नरस्टोन बताया गया है, ओके। उसके बाद G7 के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा और एक इम्पोर्टेंट है वीवा टेक, यूरोप का सबसे लार्जेस्ट स्टार्टअप ग्रुप। तो इसमें इंडिया का जो डोमेस्टिक गोल्ड है, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जो 2014 और 15 में स्टार्ट हुआ है, इंडिया चाहता है कि उसको ग्लोबलाइजेशन लेवल पे डिस्प्ले किया जाए, ठीक है? डन। नाउ G7 जो है वो क्या है, उसका हिस्ट्री आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है? G7 1973 में एक ऑयल क्राइसिस होता है, ये भी आपको पता है, जिसके वजह से नेशंस लाइक यूएस, यूके, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, वो लोग ऑफिशियली गैदर करता है और 1975 में ग्रुप ऑफ 6 बोल के वो लोग जो जगह है नॉन एज रंबोलिट, वहाँ पे फर्स्ट मीटिंग रखता है। तो उसमें जापान और इटली को भी बुलाया जाता है। 76 में आपका जो कनाडा होता है वो ऑफिशियली ज्वाइन करता है ड्यूरिंग द पोर्टो रिको समिट, ओके। उसके बाद 77 और 81 में यूरोपियन यूनियन लोग का पार्टिसिपेशन यहाँ में देखने को मिलता है। और 1988 में रशिया ज्वाइन करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिम्सन का जो वार होता है उसकी वजह से 2014 में रसिया को निकाला जाता है, ठीक है? सो इतना आपको समझ में आना है। उसके बाद कोई परमानेंट सेक्रेटरी नहीं होता है, जैसे आपका G20 का समिट होता है जो रोटेशन फेज में है, इसी तरह ये जो प्रेसिडेंसी रोटेशन फेज में होता है, ओके। सो यहाँ पे आपका जो जियोपॉलिटिकल का वैल्यूज होता है उसको शेयर किया जाता है। एक प्रॉपर लिबरल डेमोक्रेसी एंड इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एंड ओपन मार्केट कैपिटलिज्म मतलब इसमें फॉर्म होता है, ठीक है? डन। तो मेंस में ना प्रीलिम्स जो होता है एपिसोड लुक में या तो सिविल सर्विस में, उसमें ऐसे टाइप का क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि ये जो G7 है, एक मिनट,
ठीक है। उसमें क्वेश्चंस लाइक ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि ये जो G7 है उसमें कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को शो करता है। 10% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन उसको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वो कंट्रीज को कैरी करता है। 50% ऑफ द ग्लोबल नॉमिनल नेट प्रोडक्ट्स, 44% ऑफ द नॉमिनल जीडीपीस, ये सब को पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। ओके। उसके बाद ये लास्ट ईयर 2025 में जो था उसमें 51st G7 का समिट आपका कनान्स्की कनाडा में रखा गया था। उसके बाद अभी फिलहाल यानी कि 52nd जो है उसमें प्रेसिडेंसी फ्रांस के साथ है और फ्रांस में इसका मीटिंग रख रहा है। ओके। सो इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड लॉन्चेस नारी विकास यात्रा। सो नारी विकास यात्रा कौन लॉन्च किया है, किसके लिए लॉन्च किया है, ये सब क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स बन जाता है। रिमेंबर, नारी विशेष यात्रा जो है ये एक नेशनल वाइज, ये एक 6 मंथ नेशनल वाइज एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन हो रहा है जिसमें वुमेन को उसका फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करने में सिखाया जाएगा। ठीक है। सो ये ज़्यादातर ये कैंपेन में आपको एक यूनिक चीज़ देखने को मिलता है जिसको हम बोल रहा है नुक्कड़ नाटक्स। नुक्कड़ नाटक्स मतलब स्ट्रीट प्ले। ये स्ट्रीट प्ले में डायरेक्ट इंटरेक्टिव सेशंस रखेगा जिसमें वुमेन लोग को बताया जाएगा अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड नेसेसरी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। ओके। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है इसको भी ये कैंपेन में डाल रहा है इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। इतना आपको समझना है। तो इसका जो कंटेक्स है नारी का, ठीक है, तो इसमें ज्यादातर ये इनिशिएटिव में एक थीम को वो लोग लॉन्च किया है, दैट इज बर्नी से आज़ादी। बर्नी से आज़ादी का मतलब मैक्सिमम ऑफ द इंडियन वुमेन्स वो लोग अपना जो मनी होता है उसको ट्रेडिशनली कंटेनर ऐसे में सेव किया जाता है। कंटेनर या तो बॉक्स में चावल का डिब्बा होगा, ये सब में वो लोग अपना पैसा को जमा करता है। तो एचडीएफसी का एक कोशिश है कि वो इस जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सेविंग है उससे मॉडर्न इन्वेस्टमेंट में वो लोग को इन्वॉल्व कर सके। ओके। सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट थ्रू द स्ट्रीट प्ले कि वो अकाउंट खोला जाए, अकाउंट के बारे में और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करे, है ना? और इससे वो हमारा इकोनॉमी में वन ऑफ द पार्ट इंक्लूजन बन सके। डन। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में भी बोला है। ये ग्रुप लोग ज़्यादातर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्रिएट करता है एंड व्हेन यू आर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो आप अपने आप में बहुत कुछ एम्पावर कर सकते हो। ओके। सो ये जितना भी रेगुलेशंस है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड एंड सेबी का मैंडेटेड रूल के अंदर में ये लोग रेगुलेट कर रहा है ताकि वो आपको प्रोटेक्ट करे। नाउ इसमें एक कंटेंट आता है, इसको हम नच थ्योरी बोलता है। ये मेंस में काम आ सकता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के अंदर में। ये एक ऐसे थ्योरी है जहाँ पे हम इंडियन जो वीमेन है उसका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स कीपिंग मोर गोल्ड, है ना, और कैश को चावल डब्बा में जो छुपाने का जो कैरेक्टर है उसको चेंज करना, उसको और भी प्रोडक्टिव फाइनेंशियल एसेट्स बनाना। ओके। सो उसको हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ता है। डन। नेक्स्ट एमसीक्यू में, import tax credit under the Indian GST framework is primarily designated to eliminate which of the following economic anomalies। ये आपका कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन जो होता है उसको निकालने के लिए किया जाता है। ओके। उसके बाद स्ट्रेटेजिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया एज ए कॉर्नरस्टोन बाय यूएस डेवलपमेंट प्राइमरीली अंडरस्कोर्स इंडियाज जियोपॉलिटिकल सेंट्रली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। ओके। दूसरा, in context of Indian capital market, which regulatory body mandate asset management companies to allocate a fixed percentage of their funds towards investor education initiative। तो ये तो जितना भी पैसा होगा सेबी होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद नारी निवास यात्रा कैंपेन टारगेट फोकस ऑन यूटिलाइजिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी इज एन एग्जांपल ऑफ एड्रेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस थ्रू ग्रासरूट इंस्टीट्यूशनल पाइपलाइंस। उसके बाद डुअल स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी को लेके पूछा जा सकता है, फेडरल इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को लेके। डन। उसके बाद इंडिया में जो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ में इंडिया का जो रोल होता है वो क्या हो सकता है, ठीक है, और वो क्या कर सकता है उसके बारे में पूछ सकता है। इंडिया कैसे एक कॉर्नरस्टोन बनता है इंडो पैसिफिक में, उसको भी पूछा जा सकता है। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, ग्रासरूट लेवल में वुमेन को लेके एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, ये पूछा जा सकता है। ये कंप्लीटली जीएस पेपर 3 का है। ठीक है। उसके बाद थॉट ऑफ द डे है, walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light। हेलेन केलर। ओके। सो विद दिस थॉट माय डियर स्टूडेंट, पढ़ते रहो, कोशिश करते रहो,
Done? Thank you.